हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल जी के पॉइंट अड्डा पर। तो दोस्तों, अभी हाल ही में जो सीटेट का एग्ज़ाम हुआ था, तो उसमें पेपर सेकंड में जो क्वेश्चन पूछे गए थे सीडीपी के, तो आज हम उन्हीं क्वेश्चन के बारे में चर्चा करने वाले हैं। तो उसके कौन से आंसर सही होंगे और क्यों सही होंगे, इन सभी के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, अगर आप भी सीटेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये क्वेश्चन आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होंगे, क्योंकि इसमें हमने आपको आंसर बताया है कि कौन से होंगे और क्यों होंगे, इस पर भी चर्चा की है, साथ में टैग वर्ड्स पर भी बात की है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। लेकिन अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना प्लीज़ बिल्कुल मत भूलिएगा। दोस्तों प्लीज़ लाइक कर दिया करिए और सब्सक्राइब कर दिया करिए, तो इससे हमें भी मोटिवेशन मिलता है। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो जो हमारा सीडीपी में पहला क्वेश्चन पूछा हुआ था वो था, हाउ डज सेटिंग मास्टरी गोल इम्पैक्ट अ स्टूडेंट मोटिवेशन एंड व्यूज ऑफ एबिलिटी। ठीक है, तो दोस्तों इसका जो आंसर थे, तो सबसे पहले मैंने जब आपको टैग वर्ड की बात की थी, टैग वर्ड आपको बताया था, तो टैग वर्ड की वीडियो भी पड़ी होगी चैनल पे, आप देख लीजिएगा। तो उसमें मैंने कहा था जो एक्सटेंसिव मोटिवेशन होता है वो निगेटिव वर्ड में आता है। ठीक है, तो आप एक्सटेंसिव वाला पहले ही काट दीजिएगा। तो यहाँ पे आपका जो इंट्रिंसिक मोटिवेशन है वो अच्छा माना जाता है, और ये क्वेश्चन पॉजिटिव वे में पूछा है। ठीक है, देखिए, महारत हासिल करने के लक्ष्य निर्धारित करने से छात्र की अभिप्रेरणा और योग्यता के बारे में विचार कैसे प्रभावित होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपको जितना एक्सटेंसिक वाला दोनों काट दीजिए, दो ऑप्शन आपको मिलते हैं इंट्रिंसिक वाले। तो हमेशा जो आपका इंट्रिंसिक मोटिवेशन है और बिलीव जो है, तो बिलीव हमेशा आपका इंक्रीमेंटल होना चाहिए। ठीक है, कैसा होना चाहिए? इंक्रीमेंटल, यानी वृद्धिशील होना चाहिए आपका। तो आपका थर्ड आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह एलिमिनेशन मेथड से आप ये कर सकते हैं। तो दोस्तों, हमारा दूसरा क्वेश्चन है, इंक्लूसिव क्लासरूम। जो इंक्लूसिव क्लासरूम होती है यानी समावेशी कक्षाएं होती है, वो कैसी होनी चाहिए? पहला है, बच्चों के बीच हर तरह की विभिन्नता को दूर करने का लक्ष्य रखती है। तो यहाँ पे वो आप देखिएगा, बच्चों में हर तरह की विभिन्नता को दूर नहीं करना है, क्योंकि अभी आपने पढ़ा हो कि जो इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते हैं उनको दूर नहीं करना है, बल्कि हमें उसे अपनाना है। ठीक है, वो अच्छे होते हैं, हमें उनको अपनाना चाहिए। तो यहाँ दूर करने की बात कभी नहीं करता है, तो ये आपका गड़बड़ हो जाएगा। सेकेंड है, को पहचानना चाहिए कि हर बच्चा एक ही दर से और एक ही समय में सीखेगा। तो ये भी गलत बात है, क्योंकि हर एक बच्चे का जो सीखने का दर होता है वो अलग होता है। कुछ बच्चे जल्दी सीख जाते हैं, तो वहीं पे कुछ बच्चे को थोड़ा टाइम लगता है चीज़ों को सीखने में, तो ये गलत हो जाएगा। थर्ड कह रहा है, हमें विशेष बच्चों की ज़रूरत को पूरा करने के लिए एक अलग शैक्षिक कार्यक्रम पेश किया जाता है। तो यहाँ पे ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, इस अलग से शैक्षिक कार्यक्रम आप पेश नहीं करेंगे, तो ये भी आपका गलत हो जाएगा। अलग अलग विभिन्नता के अनुसार विभेदित निर्देश दिए जाते हैं। तो विभेदित निर्देश आपका पॉजिटिव टैग वर्ड में आता है, और यहीं पे यही आंसर आपका सही हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपका चौथा आंसर बिल्कुल सही होगा। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है, प्याजे और व्यागोत्स्की के सिद्धांत में एक प्रमुख समानता है। जो जीन प्याजे और व्यागोत्स्की का आपने सिद्धांत पढ़ा होगा, तो उसमें क्या एक प्रमुख समानता है, आपको यही बताना है। ऑप्शन है, संज्ञानात्मक प्रक्रियाओं में संस्कृति की भूमिका। तो ऐसा यहाँ पे कल्चर की बात करते हैं, लेकिन व्यागोत्स्की करते हैं, लेकिन यहाँ पे दोनों का कंबाइंड फॉर्म पूछ रहा है। सेकेंड है, भाषा और विचार के बीच संबंधों के बारे में उनके चिंतन। बच्चों के विकास में चरण जैसी प्रगति पर ध्यान, या बच्चों की स्वयं की शिक्षा में संलग्नता और जुड़ाव। तो यहाँ पे जो सबसे ज़्यादा पॉजिटिव आंसर होगा आपका, वो हो जाएगा चौथा वाला। ठीक है, कि बच्चों की स्वयं की शिक्षा में संलग्नता और जुड़ाव। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है, असर्शन और रीज़न वाला क्वेश्चन दिया गया था, किशोरावस्था के दौरान जेंडर अपेक्षाओं के अनुरूप स्त्रीत्व या पुरुषत्व की परंपराओं का पालन करने के लिए दबाव बढ़ जाता है। कारण क्या कह रहा है? जेंडर और जेंडर भूमिकाएं जैविक रूप से निर्धारित की जाती हैं। तो यहाँ पे ये बात बिल्कुल सही है। जैसे पुरुष के लिए कौन से काम बनाए गए हैं तो उनको वो करना है, और स्त्री को कौन सा काम करना है, ठीक है, कौन से काम करने चाहिए महिलाओं को, तो ये सब काम करने का जो दबाव है वो काफ़ी बढ़ जाता है। ये बात बिल्कुल सही है। लेकिन जो सेकंड वाला जो उसका कारण कह रहा है कि जेंडर और जेंडर भूमिकाएं जैविक रूप से निर्धारित की जाती हैं, तो यहाँ पे दोस्तों ये आपका गलत हो जाएगा। क्यों? जेंडर तो बायोलॉजिकली निर्धारित होते हैं, लेकिन जेंडर भूमिकाएं हैं ये समाज निर्धारित करता है कि एक पुरुष का क्या काम है और एक स्त्री का क्या काम है। तो यहाँ पे ये आंसर आपका गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका चौथा आंसर बिल्कुल सही होगा, ए सही है, लेकिन आर गलत है। पाँचवा क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो यहाँ पे पाँचवा क्वेश्चन कह रहा है, एशियाई संस्कृति में जो सामाजिक सद्भावना पर जोर देते हैं, क्रोध की अभिव्यक्ति को हतोत्साहित किया जाता है और श्रम को प्रोत्साहित किया जाता है। ठीक है,
तो यहाँ पे देखिए एशियाई संस्कृति की बात कर रहा है, तो ये बात यहाँ पे सही हो जाएगा, क्योंकि जो एशियाई संस्कृति है वहाँ पे क्रोध की अभिव्यक्ति को क्या करते हैं, हतोत्साहित करते हैं कि आपको क्रोध नहीं करना चाहिए, ये गलत बात है। वहीं पे शर्म को क्या कहा जाता है, प्रोत्साहित किया जाता है कि तुम लड़की हो, तुम्हें ज़्यादा नहीं बोलना चाहिए, तुम्हारे में शर्म लज्जा होनी चाहिए, ऐसा कहा जाता है। कारण क्या कह रहा है, भावनाएं व्यक्तिपरक हैं और सीखने में कोई भूमिका नहीं निभाती हैं। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे नहीं निभाती हैं की बात कर रहा है, तो यही आपका आंसर गलत हो जाएगा। तो यहाँ भी ए सही है और आर गलत है। ठीक है, चौथा आंसर आपका बिल्कुल सही है, ए सही है लेकिन आर गलत है। छठवां क्वेश्चन कह रहा है, लॉरेंस कोहलबर्ग ने बच्चों के नैतिक विकास का अध्ययन करने के लिए किस विधि का प्रयोग किया। ठीक है, ऑप्शन है प्रायोगिक विधि का, मात्रात्मक शोध कार्य विधि, तीसरा कह रहा है बच्चों के सामने नैतिक दुविधाएं रखना और अनुक्रियाओं की समालोचना करना, चौथा है खेल के दौरान बच्चों का अवलोकन करना। तो दोस्तों अगर आपने यहाँ पे लॉरेंस कोहलबर्ग का सिद्धांत पढ़ा होगा तो उन्होंने नैतिक विकास का सिद्धांत दिया है, तो इस हिसाब से यहाँ पे तीसरा आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। अनुक्रियाओं की समालोचना करना यानी कि पॉजिंग मोरल डिलेमास टू चिल्ड्रन एंड एनालाइजिंग रिस्पॉन्सेस। ठीक है, तो यहाँ पे तीसरा आंसर बिल्कुल सही होगा। सातवां क्वेश्चन कह रहा है, लेव व्यागोत्स्की के अनुसार भाषा और विचार के बीच क्या संबंध है। ठीक है, तो हमें व्यागोत्स्की जी के अनुसार बताना है। ऑप्शन है भाषा और विचार विकास की जटिल विनिमय प्रक्रियाएं हैं, सेकंड है भाषा विचार को आकार नहीं देती है, विचार भाषा को आकार देती है, या भाषा और विचार एक दूसरे से स्वतंत्र है। तो पहली बात तो यहाँ पे भाषा विचार को आकार नहीं देती, ये बात बिल्कुल गलत है। ठीक है, क्योंकि जैसे ही हमारे विचार होते हैं वैसे ही हमारी भाषा होती है, तो यहाँ पे ये गलत हो गया। भाषा और विचार एक दूसरे से स्वतंत्र है, तो ये भी गलत है। ये थोड़ा सही हो सकता था, लेकिन यहाँ पे भाषा और विचार विकास की जटिल विनिमय प्रक्रियाएं हैं, ये बात बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे यही आंसर आपका सही हो जाएगा। ठीक है, तो सातवें का पहला आंसर बिल्कुल सही होगा। आठवां है, भावनाओं, व्यक्तित्व और सामाजिक संबंधों में परिवर्तन और स्थिरता किस विकास में शामिल हैं। ऑप्शन है संज्ञानात्मक विकास, भावात्मक विकास, व्यक्तित्व विकास या मनोसामाजिक विकास। तो यहाँ पे आपको बताना है, तो ध्यान से इस क्वेश्चन को पढ़ना होगा, वरना बच्चे यहाँ पे गलत भी कर देते हैं। तो यहाँ पे कह रहा है संज्ञानात्मक विकास, क्या क्या पूछा है पहले ये देख लेते हैं। भावनाएं, तो अगर भावनाएं अगर बच्चे ने खाली यही पढ़ के लगा दिया होगा तो हो सकता है वो इमोशनल पे चले गए हों, इमोशनल डेवलपमेंट, क्योंकि भावनाएं तो इमोशन से जुड़ी होती हैं। लेकिन हमें पूरा पढ़ना था कि व्यक्तित्व और समाज की भी बात कर रहा है, जो कि सोशल में आएगा। ठीक है, परिवर्तन और स्थिरता किस विकास में शामिल है, तो यहाँ पे ये जाएगा आपका अधिक, तो यहाँ पे साइको सोशल डेवलपमेंट हो जाएगा, क्योंकि भावनाएं यहाँ पे आपकी साइकोलॉजी से जुड़ी होती है कहीं ना कहीं, और यहाँ पे व्यक्तित्व समाज की बात कर रहा है तो ये सोशल डेवलपमेंट है, तो दोनों को मिला देंगे तो साइको सोशल डेवलपमेंट आपका ज़्यादा सही जाएगा, और ये एरिक एरिक्सन ने कहा है। तो 9वें क्वेश्चन में कह रहा है, शिक्षक को बच्चों को प्रयोग के लिए बहुत सारे अवसर देने चाहिए, ये बात सही है, और उदाहरण और गैर उदाहरण पर चर्चा करनी चाहिए, तो ये बात बिल्कुल सही है। बच्चों में गलत धारणाओं से निपटने का एक रचनात्मक तरीका विपरीत उदाहरण प्रदान करना है, तो यहाँ पे ये दोनों ही सही है और ये इसकी सही व्याख्या कर रहा है। ठीक है, तो 2 आंसर बिल्कुल सही होगा, सेकेंड वाला ए और आर दोनों सही है, और एक ही आर सही व्याख्या करता है। 10वां क्वेश्चन, तो यहाँ पे दोस्तों कह रहा है पठन वैकल्प से जूझ रहे छात्रों को पढ़ना सिखाया जा सकता है। ठीक है, अनुकूलन के अनुबंधन विधि के माध्यम से, व्यवस्थित ध्वन्यात्मक प्रशिक्षण के माध्यम से, उच्च ग्रेड स्तर के पठन ग्रंथ प्रदान करके, या लंबे और जटिल गद्यांश देकर। तो यहाँ पे एक बात है, उच्च ग्रेड स्तर जहाँ पे आप देखेंगे उसको आप हमेशा ही क्या कर देंगे, काट देंगे, क्योंकि हायर ग्रेड आपका जो है यहाँ पे निगेटिव सेंस में जाएगा। फिर आपको कह रहे हैं लंबे और जटिल गद्यांश देकर, तो लंबे और जटिल यहाँ पे जो है वो आपका नेगेटिव में है, तो ये दोनों नहीं होगा। इन्हीं दोनों आंसर में से आपका कोई होगा, लेकिन वो कौन सा सही होगा, ध्यान दीजिए कि पठन वैकल्प है, यानी बच्चा को पढ़ने में दिक्कत हो रही है, तो आपने कई सारे वैकल्प पढ़े होंगे। ठीक है, जैसे डिसलेक्सिया है जिसमें पढ़ने संबंधित प्रॉब्लम होती है बच्चों को। ठीक है, फिर डिसकैलकुलिया है, कैलकुलेशन से संबंधित प्रॉब्लम होती है। डिसग्राफिया है जिसमें लेखन से संबंधित प्रॉब्लम होती है, तो ये सारी चीज़ें हैं। तो दोस्तों यहाँ पे जो पठन वैकल्प है इसका मतलब है पढ़ने संबंधित प्रॉब्लम है, तो इसके लिए क्या हो जाएगा, तो व्यवस्थित ध्वन्यात्मक प्रशिक्षण के माध्यम से हम उसे सिखा सकते हैं। ठीक है, यानी जो सिस्टमेटिक फोनोलॉजिकल ट्रेनिंग है ये बच्चे को दी जाती है, जिससे वो उसे पढ़ने में हेल्प मिलती है। तो यहाँ पे आपका दूसरा आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पे 11वां क्वेश्चन कह रहा है, एक शिक्षिका खुद से पूछती है
मैं ऐसे अनुभव कैसे प्रदान कर सकती हूँ जिससे छात्रों को पर्यावरण में विभिन्न प्रकार की वस्तुओं को वर्गीकृत करने और उनकी वर्गीकरण के स्कीमों का विश्लेषण करने की आवश्यकता हो। वह छात्रों में किस बुद्धिमत्ता को बढ़ावा देने की कोशिश कर रही है। तो दोस्तों, यहाँ पे कई सारे इंटेलिजेंस दिए हैं, तो यहाँ पे वो किस तरह के इंटेलिजेंस बढ़ाने के लिए यहाँ पे कोशिश कर रही है बच्चों में, हमें यही बताना है। तो यहाँ पे जो हावर्ड गार्डनर थे, उन्होंने मल्टीपल इंटेलिजेंस का सिद्धांत दिया हुआ था। तो उसमें उन्होंने 8 तरह के इंटेलिजेंस की बात की थी, जिसमें से यहाँ पे 4 दिए गए हैं। पहला है बॉडली काइनेस्थेटिक इंटेलिजेंस। ये एक ऐसा इंटेलिजेंस है जिसमें बॉडी का जो कोई पार्ट है वो मूव करता है किसी क्रिया को करने के लिए। जैसे कि जो डांसर्स होते हैं या प्लेयर्स होते हैं, तो वहाँ पे उनके हाथ पैर क्या होते हैं, थिरकते हैं या हाथ पैर का यूज़ होता है, तो वो जाएगा आपका बॉडली काइनेस्थेटिक इंटेलिजेंस में। लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस क्या होती है, मतलब जिसे भाषा का काफ़ी अच्छा ज्ञान होता है, जिसकी शब्द संपदा काफ़ी ज़्यादा अच्छी होती है, और जैसे कि रविन्द्रनाथ टैगोर वगैरह हैं, उनमें लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस काफ़ी अच्छी होती है। थर्ड है इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस। तो दोस्तों, इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस वो होगा कि उन लोगों के पास होती है जो दूसरे को देख करके, ठीक है, उनकी साइकोलॉजी का पता लगा सकते हैं। जैसे साइकोलॉजिस्ट जो होते हैं या फिर काउंसलर होंगे, तो आप उनके पास जाते हो तो ठीक है, तो वो क्या है, आपको देख के, आपके व्यवहार को देख के समझ जाते हैं कि आपकी क्या प्रॉब्लम है। तो उनके पास क्या होती है, इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस होती है। चौथा है नेचुरलिस्टिक इंटेलिजेंस। तो यहाँ पे नेचुरलिस्टिक की बात कर रहा है, यानी नेचर की बात कर रहा है। यहाँ पे जो पर्यावरण टर्म आया है, यहाँ पे नेचर से रिलेटेड है, तो इसलिए यहाँ पे नेचुरलिस्टिक इंटेलिजेंस हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ का, तो इसका चौथा आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। तो दोस्तों, 12वां क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित युग्म है। पहला, योगात्मक मूल्यांकन। इसमें पेपर पेंसिल परीक्षण के साथ साथ गैर लिखित व्यवहार के विस्तृत विवरण शामिल हैं। ध्यान दीजिएगा, गैर लिखित व्यवहार, तो यहाँ पे ये सही नहीं है। फिर है मानदंड संदर्भित मूल्यांकन, जिसे हम क्राइटेरिया रेफरेंस टेस्ट कहते हैं। विशिष्ट विषयों की महारत शामिल है, तो ऐसा नहीं है। फिर हम मानव संदर्भित मूल्यांकन, यानी साथियों के प्रदर्शन की तुलना करता है, तो ये बात बिल्कुल सही है। यानी कि जो नॉर्म रेफरेंस असेसमेंट होता है, वो कंपेयर परफॉर्मेंस टू दैट ऑफ पीयर, यानी जो उसके साथी हैं तो उनके जो मार्क्स आए होते हैं तो उनसे कंपेयर करता है। तो यहाँ पे जो नॉर्म है, जो डेफिनेशन है वो दी गई है, तो ये बात बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, 13 क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित में से क्या दृष्टिबाधित विद्यार्थियों को कक्षा में भागीदारी लेने में बाधा डालता है। बाधा की बात कर रहा है, ध्यान दीजिएगा। और किसकी बाधा, दृष्टिबाधित विद्यार्थियों को, यानी ऐसे बच्चे जिनको देखने में प्रॉब्लम है, जब वो देख ही नहीं पा रहे हैं, तो उन बच्चों को कक्षा में भागीदारी लेने में कौन बाधा डालेगा, हमें उसी को बताना है। ऑप्शन है ग्राफिक सामग्री के स्पर्शनीय तरीके, इलेक्ट्रॉनिक रूप से प्रारूपित व्याख्यान प्रतिलेखन, मुद्रित पाठ्य पुस्तकें और नोट, या उभरी हुई रेखा चित्र और मानचित्र। तो यहाँ पे देखिए, ग्राफिक सामग्री के जो स्पर्शनीय तरीके होते हैं, तो यहाँ पे गलत हो जाएगा। इलेक्ट्रॉनिक रूप से प्रारूपित व्याख्यान प्रतिलेखन, ये भी गलत है। मुद्रित पाठ्य पुस्तकें और नोट्स की बात कर रहा है, तो यही आपका आंसर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ कह रहा है दृष्टिबाधित विद्यार्थियों को कौन बाधा डालता है। तो अगर वो दृष्टिबाधित है, वो देख ही नहीं पा रहा है, तो उसको अगर यहाँ पे देखिए प्रिंटेड टेक्स्ट बुक या नोट्स दे दिए जाए तो क्या ही फायदा, क्योंकि वो बच्चा देख तो पाएगा ही नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे यही बाधा डालेगा। तो यहाँ पे आपका थर्ड ऑप्शन है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, 14 क्वेश्चन कह रहा है, निम्न में से कौन सा प्रश्न विश्लेषणात्मक चिंतन को बढ़ावा देता है। ठीक है, ऑप्शन है भारत में जनसंख्या वृद्धि के विभिन्न कारण क्या है। फिर से देखिए, ऐसा कौन सा क्वेश्चन होगा जिससे एनालिटिकल थिंकिंग बच्चों में प्रमोट होगी। ऑप्शन है भारत में जनसंख्या वृद्धि के कारण कौन किसे हैं। ठीक है, कारण क्या है, भारत की राजधानी डैश है, भारत में कितने राज्य हैं, या भारत में कुल जनसंख्या कितनी है। अब एनालिटिकल थिंकिंग क्या होता है, जिसमें बच्चे सोच विचार करें, ठीक है, अपने अपने तर्क दें। तो यहाँ पे ऐसा कौन सा क्वेश्चन है जिससे बच्चे तर्क वितर्क करेंगे, अपनी अपनी राय रखेंगे। ठीक है, तो ये आपका पहला आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि बाकी 3 के आंसर डायरेक्ट होंगे। जैसे भारत की राजधानी क्या है, वो तो आप सीधे बता देंगे, दिल्ली है। भारत में कितने राज्य हैं, 28 राज्य, सीधे 1 नंबर के, यानी जो जिसका डायरेक्ट आंसर निकल जाए, तो वो कभी एनालिटिकल थिंकिंग को बढ़ावा नहीं देगा। ऐसा क्वेश्चन जिसमें आपको सोच विचार करने की ज़रूरत पड़े, हर बच्चा अपना अलग अलग आंसर दे सकता है, कई आंसर हो सकते हैं उसके। ठीक है, तो वही जो है आपका एनालिटिकल थिंकिंग को बढ़ाएगा। तो यहाँ पे पहला जो आपका ऑप्शन दिया है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, संवेदनशील अवधि वह समय अवधि होती है जिसके दौरान कुछ डैश विशेष रूप से सामान्य विकास के लिए महत्वपूर्ण होते हैं। यानी जो सेंसिटिव पीरियड आर दोज टाइम पीरियड ड्यूरिंग विच सर्टेन डैश आर स्पेशली इंपॉर्टेंट फॉर कोर्स ऑफ नॉर्मल डेवलपमेंट। तो यहाँ पे जो सेंसिटिव पीरियड है वो कौन सा टाइम होगा, तो वो अधिकतर आपका इन्वायरमेंटल फैक्टर होते हैं। कौन से होंगे, तो यहाँ पे आपका इन्वायरमेंटल फैक्टर यानी वातावरणीय कारक बिल्कुल सही हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है, ये भी असर्शन और रीजन वाला है। असर्शन कह रहा है शिक्षकों को शिक्षार्थियों के बीच व्यक्तिगत विभिन्नताओं का सम्मान करना चाहिए और सभी शिक्षार्थियों की आवश्यकता के अनुरूप अपने शिक्षण को समायोजित करना चाहिए। तो ये बिल्कुल सही बात है। अभी हमने कहा ना, जब एक ऑप्शन में आया था कि व्यक्तिगत विभिन्नता को दूर करना चाहिए, तो वो गलत था, क्योंकि हमें सभी की व्यक्तिगत विभिन्नताओं का सम्मान करना चाहिए। जो इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते हैं हमें उसे अपनाना चाहिए। ठीक है, तो ये बात बिल्कुल सही है। और भी सभी शिक्षार्थियों की आवश्यकताओं के अनुरूप हो सकता है कि एक बच्चे की ज़रूरत कुछ और हो, सेकंड की कुछ और हो, तो उसके अनुसार अपने शिक्षण को क्या करना चाहिए, समायोजित करना चाहिए। ये बात बिल्कुल सही है। तो ये स्टेटमेंट आपका सही हो गया। कारण कह रहा है शिक्षकों को विविध पृष्ठभूमियों के शिक्षार्थियों को पढ़ाते समय उनके बीच सहयोग, समूह कार्य और बातचीत से बचना चाहिए। ध्यान दीजिए, यहाँ तक तो सही था, लेकिन बचना नहीं चाहिए, बल्कि इसको क्या करना चाहिए, बढ़ावा देना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे ये आपका गलत हो जाएगा। तो ए सही है और आर गलत है। तो आपका चौथा आंसर बिल्कुल सही है कि ए सही है, आर गलत है। 17 क्वेश्चन कह रहा है जीन पियाजे के अनुसार बच्चे वयस्कों से किस प्रकार भिन्न हैं। ये तो डायरेक्ट क्वेश्चन है। जीन पियाजे ने क्या कहा था कि बच्चे बड़ों से किस प्रकार भिन्न हैं। तो बच्चे क्या है, बड़ों से गुणात्मक रूप से भिन्न होते हैं। ठीक है, यानी कि क्वालिटी में हो सकता है कि वो क्या हो, डिफरेंट हो, क्वांटिटी उनकी सेम है, क्योंकि दिमाग सभी के पास सेम है। तो यहाँ पे क्वांटिटी में सेम होगी, बस क्या है, विचार जो है बच्चे के कुछ और होंगे, बड़ों के कुछ और होंगे। मान लीजिए एक सिचुएशन दे दी जाए और उसके बारे में सोचने को कहा जाए बच्चों से और बड़ों से, तो हो सकता है बड़े क्या है कुछ और सोचेंगे उसके विषय में और बच्चे अपना अलग सोचेंगे। तो यहाँ पे क्या है, गुणात्मक रूप से भिन्नता होगी, ना कि क्वांटिटी में। तो आपका यहाँ पे चौथा आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। 18 क्वेश्चन कह रहा है, असर्शन रीजन वाला ये भी है, स्कूलों को उस ढांचे के भीतर कार्य करना चाहिए जो तैयार उत्पाद और सीखने के परिणाम का आकलन करते हैं। यानी स्कूल शुड फंक्शन विद इन फ्रेमवर्क विच एक्सेस द फिनिश्ड प्रोडक्ट एंड लर्निंग आउटकम्स। रीजन कह रहा है लर्निंग इज टाइटली सिक्वेंशियल एंड हायरार्कियल। तो दोस्तों यहाँ पे दोनों ही गलत हो जाएंगे। ठीक है, तैयार उत्पाद, तो यहाँ पे ये आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, और साथ में सीखना पक्के तौर पे अनुक्रमिक और पदानुक्रमित है। टाइटली सिक्वेंशियल एंड हायरार्कियल है तो नहीं, ये बल्कि स्पाइरल है। तो ये कैसे चलता है, ये आपका स्पाइरल चलता है। तो यहाँ पे ये लीनियर नहीं चलता है, स्पाइरल चलता है। तो यहाँ पे ये आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, दोनों आपके गलत हैं, ए और आर दोनों ही गलत दिया हुआ है। 19 क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा कथन स्वालीनता के संदर्भ में सही है। स्वालीनता यानी कि ऑटिज्म की बात कर रहा है। ऑप्शन है स्वालीनता का इलाज किया जा सकता है, उम्र के साथ इसमें सुधार आता है। तो दोस्तों ऐसा नहीं है, क्योंकि ये एक न्यूरो डिसऑर्डर है। ठीक है, न्यूरो डेवलपमेंट डिसऑर्डर है, तो इसमें आप जो है समय के साथ सुधार नहीं कर सकते हो। ये आपका गलत हो जाएगा। सेकेंड कह रहा है स्वालीनता वाले सभी लोगों में कम से कम एक विशेष कौशल होता है। तो ये हो सकता है, क्योंकि हर व्यक्ति के पास एक ना एक क्या है, कौशल तो होता ही है, कम से कम एक स्किल तो होती ही है। तो ये हो सकता है। थर्ड कह रहा है स्वालीनता एक तंत्रिकीय विकासात्मक विकार है। तो देखिए अभी मैंने कहा कि जो आपका ऑटिज्म है वो एक न्यूरो डिसऑर्डर है। ठीक है, न्यूरो डेवलपमेंट डिसऑर्डर है। तो आपका यहीं पे थर्ड वाला ही बिल्कुल सही हो जाएगा। 20वां क्वेश्चन कह रहा है रचनावादी शिक्षण विद्यार्थियों को डैश अधिगम की ओर ले जाता है। कंस्ट्रक्टिविस्ट टीचिंग लीड्स टू डैश लर्निंग बाय स्टूडेंट। किस तरफ, पहला रिसेप्टिव यानी ग्रहणशील बनाएगा, डिस्कवरी, मीनिंगलेस या रोड। तो यहाँ पे आपको ग्रहणशील, ठीक है, अर्थहीन, यंत्रवत, ये सभी तो निगेटिव में चले गए, लेकिन खोज आता है, जहाँ भी आपको खोजबीन दिख जाए, डिस्कवरी दिख जाए, तो ये पॉजिटिव सेंस में जाता है और आपका यही सही होगा। ठीक है, तो आपके यहाँ दूसरा आंसर बिल्कुल सही है। 21वां क्वेश्चन कह रहा है जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत यह बताता है कि पहला शिक्षण का बल गतिविधि के परिणाम पर होना चाहिए, ना कि सोचने की प्रक्रिया पर। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। क्या आप सिर्फ परिणाम के लिए पढ़ाएंगे बच्चों को, ऐसा तो बिल्कुल नहीं है। ये बात ये निगेटिव सेंस में जाएगा। फिर है व्यवहार के दंड और पुरस्कारों के माध्यम से अनुकूलित किया जाना चाहिए, यानी बिहेवियर शुड बी कंडीशन यूजिंग रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट। तो रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट मैंने कहा था टैग वर्ड में भी कि ये निगेटिव सेंस में जाता है, तो आपका ये भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, यानी सेकंड भी गलत। थर्ड, अवधारणाओं को जटिल से सरल के क्रम में सिखाया जाना चाहिए। तो ये बात बिल्कुल गलत है। जटिल से सरल नहीं, बल्कि सरल से जटिल, इसका अपोजिट होना चाहिए। ठीक है, तो ये भी गलत हो जाएगा। पाठ्यक्रम को बच्चे की आयु समूह व चरण को ध्यान में रखकर तैयार किया जाना चाहिए। तो यही आपका सही है और चौथा आंसर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा।
मान लीजिए कोई बच्चा है वो सेकेंड क्लास में पढ़ता है, अब उसके लिए बुक डिज़ाइन करनी है, ठीक है, सेकेंड क्लास के बच्चे के लिए बुक डिज़ाइन करनी है, तो क्या हम उसमें काफ़ी टफ चीज़ें डाल देंगे? ऐसा तो नहीं है, ठीक है। तो उसके लिए हम उसकी पहले एज को ध्यान में रखेंगे कि उसकी एज क्या होगी, उस एज का बच्चा क्या चीज़ सीख सकता है, क्या चीज़ नहीं सीख सकता है, इन सभी बातों को ध्यान में रखकर ही पाठ्यक्रम को तैयार किया जाता है। तो यहाँ पर चौथा आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। 22 क्वेश्चन कह रहा है, प्रगतिशील कक्षा में बच्चों को किस तरह देखा जाता है? यानी इन प्रोग्रेसिव एजुकेशन चिल्ड्रन आर परसीव्ड एज, आपको बताना है। तो इसके ऑप्शन है कमज़ोर और सुरक्षा की ज़रूरत में, तो कमज़ोर तो बिल्कुल नहीं है, तो आपका कमज़ोर शब्द निगेटिव में जाएगा। मासूम और आश्रित, तो बिल्कुल नहीं है। आगे क्या रही हो, केवल ज्ञान का उपयोग करने में सक्षम, तो केवल शब्द अपने आप में निगेटिव है, ये गलत हो जाएगा। ज्ञानवर्धक और अर्थ की रचना करने वाले, तो यही बात बिल्कुल सही है और ये पॉजिटिव सेंस में जाती है, ठीक है। 23 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, रमा एक शिक्षिका है जो व्यागोत्स्की के सिद्धांत को अपनी कक्षा में लागू कर रही है। वह एक चुनौतीपूर्ण कार्य को पूरा करने के लिए अपने छात्रों को समूह में काम करने के लिए नियुक्त करती है। ध्यान दीजिएगा, समूह में काम करने के लिए, ठीक है। कार्य के दौरान एक छात्र एक महत्वपूर्ण संकल्पना को समझने के लिए संघर्ष करता है। रमा के लिए इस छात्र की मदद करने का सबसे प्रभावी तरीका क्या होगा? अब देखिए, एक बच्चा है, वो सीख रहा है, ठीक है, लेकिन उसे क्या हो रहा है, समझने के लिए संघर्ष करना पड़ रहा है उस चीज़ों को। अब रमा के लिए छात्र की मदद करने का सबसे प्रभावी तरीका क्या होगा? रमा को यानी उसकी मदद करनी चाहिए, तो कैसे मदद करेगी? तो क्या कहेगी वो बच्चों को? छात्रों के साथ समस्या पर काम करे और समूह के अन्य सदस्यों को शामिल करते हुए आवश्यकता अनुसार मार्गदर्शन और प्रतिपुष्टि प्रदान करे। तो ये बात बिल्कुल सही है। नीचे भी देख लेते हैं, छात्रों को समस्या को उत्तर प्रदान करे, तो हमने कहा था कभी भी डायरेक्ट हम उत्तर प्रदान नहीं कर देंगे, ये बात गलत हो गई। सेकेंड है, बच्चों को समस्या को स्वयं हल करने का प्रयास करने के लिए प्रोत्साहित करें, ये भी सही हो सकता था, लेकिन अगर यहाँ पे ये बात ना कहता कि बच्चा जो है समझने के लिए संघर्ष करता है, अगर बच्चा संघर्ष नहीं करता, ठीक है, तब क्या है, बच्चों को हम क्या कहेंगे, स्वयं हल करने के लिए कहेंगे। लेकिन यहाँ पे अगर उसको समझा दिया गया सारा चीज़ें, लेकिन फिर भी दिक्कत हो रही है, तब यहाँ पे उसे स्वयं हल करने नहीं देंगे, बल्कि उसकी थोड़ी सी हेल्प कर देंगे, ठीक है। तो ये गलत हो गया आपका। फिर है, यानी जिसे इसका फोल्डिंग भी आप कह सकते हैं। फिर क्या है, छात्रों को एक अलग कार्य सौंपेंगे जो उसकी योग्यता के अनुकूल हो, तो ये बिल्कुल गलत है। योग्यता के अनुकूल वाले कार्य यहाँ पे ऐसा नहीं है। तो पहला आंसर बिल्कुल सटीक हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। इसे रेसिप्रोकल टीचिंग कहते हैं। तो पहला आंसर बिल्कुल सही है। 24 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। लिखा है, किस अधिगम की रणनीति में बच्चों द्वारा दूसरे को सिखाना शामिल है जो उन्होंने सीखा है? यानी ऐसी कौन सी रणनीति है जिसमें एक बच्चा सीख कर दूसरे को सिखाता है? तो उसको क्या बोलेंगे? पारस्परिक शिक्षण, इसका मतलब है रेसिप्रोकल टीचिंग। अनुबंधन अधिगम, व्याख्यात्मक शिक्षण या रटकर सीखना। तो रटकर सीखना नहीं है, जब समूह में कोई चीज़ सीखी जाती है तो उसको हम पारस्परिक शिक्षण कहते हैं, ठीक है। यानी कि आपका पहला सही हो जाएगा। आगे 25 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, छात्रों के विविध समूहों को पूरा करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सांस्कृतिक रूप से उत्तरदायी शिक्षण का सही वर्णन करता है? ठीक है, तो इसके ऑप्शन है सुविचारित, अनुकूलित, विभेदित या मानकीकृत। इंग्लिश में देखें, इंटेंशनल, अडेप्टिव, डिफरेंशिएटेड या स्टैंडर्डाइज्ड। अब देखिए, ये भी टैग वर्ड में था, मैंने आपको कहा था जहाँ भी आपको स्टैंडर्ड करिकुलम या स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट असेसमेंट, ठीक है, या स्टैंडर्ड, आपको जहाँ भी एक शब्द मिल जाए वहाँ पे आप उसको काट दीजिएगा पहले ही। तो यहाँ पे ये आपका गलत हो जाएगा। डिफरेंशिएटेड सही है, अडेप्टिव और इंटेंशनल तीनों सही है। तो यहाँ पे आपका पहला, दूसरा, तीसरा, ये तीनों ही सही हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, विद्यार्थियों में समालोचनात्मक चिंतन को विकसित करने के लिए एक शिक्षक को क्या करना चाहिए? आपको बताना है। ऑप्शन है, ऐसे सवालों से बचना चाहिए जिससे विवेचन और विश्लेषण की आवश्यकता होती है। तो बचना चाहिए, ऐसा ये गलत हो जाएगा। ऑप्शन है, केवल ऐसे ही सवाल पूछने चाहिए जिनका एक ही उत्तर हो। तो केवल यहाँ पे जो शब्द है अपने आप में निगेटिव है। मैंने ये सभी टैग वर्ड में पढ़ाए हैं, आप जाके चेक कर लीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये भी गलत हो गया। फिर विद्यार्थियों को उनके संदेह और सवाल पूछने के लिए हतोत्साहित करना चाहिए। तो हतोत्साहित भी अपने आप में गलत हो गया, ये तीनों ही नहीं होगा, ठीक है। तो आपका सही क्या है? ऐसे सवाल देने चाहिए जिनमें निष्कर्ष और व्याख्याएं शामिल है, ठीक है। तो यहीं पे आपका चौथा आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों 27 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, आप एक शिक्षक हैं जो अपने छात्रों को परासंज्ञात्मक कौशल विकसित करने में मदद करना चाहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी रणनीति इस प्रकार के चिंतन को बढ़ावा देने की सबसे अधिक संभावना है?
ऑप्शन है गृह कार्य सौंपना जिसके लिए याद रखने और याद करने की आवश्यकता होती है। तो देखिए गृह कार्य जो है अपने आप में नेगेटिव शब्द है और याद रखना रटना ये सभी क्या होते हैं, नेगेटिव होते हैं, तो ये आपका कट जाएगा। ठीक है, फिर है छात्रों को उनके प्रदर्शन पर गुणात्मक प्रतिपुष्टि की बजाय अंक देना। तो गुणात्मक सही है लेकिन बजाय अंक देना ये नेगेटिव हो जाएगा। फिर है छात्रों को अपने स्वयं के सीखने और सोचने की प्रक्रिया पर विचार करने के लिए प्रोत्साहित करना। ध्यान दीजिएगा यहाँ प्रोत्साहित कर रहा है तो ये बात बिल्कुल सही है। अगला ऑप्शन है विद्यार्थियों को सत्रीय कार्य के लिए सारांशित नोट्स प्रदान करना। तो यहाँ पे सारांशित नोट आप नहीं देंगे बल्कि तीसरा आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। 28 नंबर क्वेश्चन कह रहा है फीडबैक टू द स्टूडेंट इन अ क्लासरूम इज मोस्ट इफेक्टिव व्हेन। छात्रों के लिए कक्षा में प्रतिक्रिया सबसे अधिक प्रभावी होती है जब, ऑप्शन है यह वर्ष के अंत में परीक्षण और परीक्षा पर केंद्रित हो। तो हमने क्या कहा था, तो दोस्तों जो फीडबैक है वो कब देना चाहिए, क्या वो परीक्षा के अंत में देंगे, तो ये बात बिल्कुल गलत है और इसीलिए जो आपका समेटिव असेसमेंट होता है वो गलत होता है। यह छात्रों को तुलनात्मक श्रेणी प्रदान करता है, तो ऐसा नहीं है। कंपैरेटिव रैंक गलत है। यह सीखने की गतिविधि के दौरान और पश्चात भी होता है, तो ये बात बिल्कुल सही है। जो आपका कह सकते हैं जो फीडबैक है वो सीखने के आप दौरान भी और बाद में भी दे सकते हैं। थर्ड वाला आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। चौथा भी देख लेते हैं। यह इस बात पर ध्यान केंद्रित करता है कि बच्चा क्या नहीं कर सकता बजाय इसके कि वह क्या कर सकता है। तो क्या नहीं कर सकता से कोई मतलब नहीं है, हमें इस पर ध्यान नहीं देना है, हमें ध्यान बच्चा क्या कर सकता है इस पर देना है। 29 नंबर क्वेश्चन कह रहा है शिक्षकों को विद्यार्थियों के बीच बहस चर्चा और सहयोग को प्रोत्साहित करना चाहिए। तो ये बात बिल्कुल आपकी सही हो जाएगी। ठीक है, कारण कह रहा है ज्ञान उत्पादन एक निष्क्रिय प्रक्रिया है। तो भाई यहीं पे पता चल रहा है कि निष्क्रिय नहीं बल्कि एक सक्रिय प्रक्रिया है, ये गलत है। और सामूहिक गतिविधियों में संलग्नता अर्थपूर्ण अधिगम में बाधा डालता है, ये बाधा भी आपका निगेटिव हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपका अभिकथन सही है, कारण गलत है। तो यहाँ पे आपका चौथा आंसर सही होगा, ए सही है और आर गलत है। आज का तीसवा और आपका लास्ट क्वेश्चन है सीडीपी का। सुनीता एक 12 वर्षीय लड़की है, विशेष संगीतीय क्षमता रखती है, उसके माता पिता दोनों ही निपुण गायक हैं और वे सुनीता को अपनी आवाज़ को और बेहतर बनाने के लिए या करने के लिए प्रशिक्षण कक्षा में भेज रहे हैं। सुनीता की यह क्षमता संभावित रूप से किन कारकों के अंतःक्रिया का परिणाम है, हमें ये बताना है। तो पहली बात तो देखिए जो सुनीता है वो क्या है, संगीतीय क्षमता रखती है, यानी कि वो गाने में काफ़ी अच्छी है। फिर क्या कह रहा है, उसके माता पिता दोनों ही निपुण गायक हैं। अब ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये आपका हेरिडिटी पे डिपेंड होगा क्योंकि उसके माता पिता की बात कर रहे हैं, क्योंकि अच्छे गायक थे इसलिए वो भी अच्छी गायक है। यहाँ पे ये कहने का प्रयास कर रहा है, इसका मतलब उनकी जो कुछ हेरिडिटी कैरेक्टर थे वो ट्रांसफ़र हुए हैं उसमें, और वे सुनीता को अपनी आवाज़ को और बेहतर करने के लिए प्रशिक्षण कक्षा भेज रहे हैं, यानी कि इन्वायरमेंट की बात करेगा यहाँ पे। सुनीता की यह क्षमता संभावित रूप से किन कारकों की अंतःक्रिया का परिणाम है। तो यहाँ पे क्या हो गया, हेरिडिटी और इन्वायरमेंट। ठीक है, दोनों की अंतःक्रिया का जो परिणाम है वो क्या है, आनुवंशिकता और वातावरण का ही ये परिणाम है कि जो संगीता है उसकी काफ़ी अच्छी आवाज़ है और वो संगीतीय क्षमता रखती है। ठीक है, आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। ठीक है।